नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आने वाले यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए आपके लिए एक क्रैश कोर्स को रन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आपके लिए कई सारे सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी पेश करवा चुके हैं। अब जो हमारे सामने सब्जेक्ट चल रहा है उसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें कि अगेन मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 1 को ऑलरेडी पेश कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है और आप उसको देखना चाहते हैं तो आप पाथफाइंडर चैनल पे जाके यूपीएससी 2021 करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स के नाम से एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके रेफर कर सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट्स की और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सेट नंबर 1 है उसको भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सेट नंबर 2 की, और इसमें मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, यानी कि हमारे जो पड़ोस में जो भी देश हैं उनके साथ जो चल रहे हमारे संबंध हैं, उसके साथ संबंधित जो भी हमारी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे अनअकैडमी ऐप के ऊपर यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, दैट इज anirudh15a। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अनअकैडमी से अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं और मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे अनअकैडमी के द्वारा ऑफर किया गया जो 12 महीने का कोर्स है या फिर 24 महीने का कोर्स है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस साल में अटेम्प्ट देने वाले हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड जो कि ना केवल आपको डिस्काउंट दिलवाएगा बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी इंश्योर करवाएगा। अगर आप लोग इसमें जाना चाहते हैं आइकॉनिक के लिए तो वो भी आप लोग जा सकते हैं। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, इसमें आपको स्टडी प्लानर मिलेगा जो कि अनअकैडमी के द्वारा आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, आप इसमें मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग केवल ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, वो वाला ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें कि अगर आप लोग लेते हैं तो एक साल का जो कॉस्ट आता है वो 27.5 आता है। उसमें आपको अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप लोग प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको 20 बुक्स भी घर पे पहुंचवाई जाएंगी जो कि अनअकैडमी के द्वारा ही हार्ड फॉर्मेट में आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस वेडनेसडे के पहले ज्वाइन करते हैं तो ये वाले जो 1 ईयर बैचेस और 2 ईयर बैचेस हैं इसमें आप लोग फ्रेशली एनरोल करवा पाएंगे जो कि 22 सितंबर से लॉन्च होने वाले हैं। ऑल्सो मैं भी आपके लिए ये सारे के सारे कोर्सेज ऑलरेडी पेश करवा चुका हूं। इसके अलावा बच्चों की पॉपुलर डिमांड के चलते ज्योग्राफी ऑप्शनल के कोर्सेज को भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर आप लोग प्लस पे आते हैं यू विल ऑलवेज हैव मी एज योर पर्सनल गाइड फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एयर बबल अग्रीमेंट्स, ठीक है। इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज एम्ड एट रीस्टार्टिंग द कमर्शियल एयर पैसेंजर सर्विसेज। Under the air bubble agreements, airlines of only one country were allowed to operate the flights. आपने सुना होगा कोविड-19 के बीच में एक ये नाम सामने आया था एयर बबल अग्रीमेंट्स। इसका एक और नाम भी है जो कि आपको बताऊंगा मैं। ना यहाँ पर क्या हुआ था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया ने साइन किया था एयर बबल का अग्रीमेंट विद दिस कंट्री कॉल्ड एज मालदीव्स। तो यहाँ पर मालदीव्स जो कि एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कई सारे जो कपल्स हैं वो यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए भी जाते हैं और कई सारे लोगों ने अदरवाइज भी यहाँ पे वेकेशन मनाने के लिए जाते रहते हैं। इंडिया ने साइन किया था मालदीव्स के साथ इस पर्टिकुलर एयर बबल अग्रीमेंट को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया से सारी फ्लाइट्स मालदीव जा सकती हैं और मालदीव से सारी फ्लाइट इंडिया भी आ सकती हैं। कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल एक ही कंट्री को इसमें फायदा मिलेगा, दोनों कंट्रीज को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के ऊपर आधारित होती हैं। ये लेकिन एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। कब तक है? जब तक हम कोविड-19 के इस दौर से गुजर रहे हैं तब तक कई सारे यहाँ पे अरेंजमेंट्स लगाई गई हैं और ये उसी चीज़ का एक टेम्पररी सोल्यूशन है एयर बबल अग्रीमेंट। तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज विच इज एम्ड एट रीस्टार्टिंग द कमर्शियल एयर पैसेंजर सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 2 आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों? ये बोल रहा है कि अंडर द एयर बबल अग्रीमेंट एयरलाइन ऑफ ओनली वन कंट्री वर अलाउड टू ऑपरेट द फ्लाइट्स। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि केवल इंडिया को मिलने का यहाँ पे ऑपरेट करने का जो है प्रोविजन, यहाँ पे मालदीव को भी तो ऑपरेट करने का प्रोविजन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो आपका हो जाएगा वो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब बन जाएगा। नाउ
अबाउट द एयर बबल अग्रीमेंट्स, यहां पर दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी आपको इस नाम से भी पूछ सकती है, इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज ट्रांसपोर्ट बबल्स। ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि कोविड-19 की महामारी के चलते चलाए गए हैं, बिकॉज जो आपकी अंतरराष्ट्रीय उड़ान है ये काफी लंबे टाइम से निलंबित करी हुई हैं। ये रेसिप्रोकल होते हैं इन नेचर, मीनिंग एयरलाइंस फ्रॉम बोथ द कंट्रीज एंजॉय द सिमिलर बेनिफिट्स। बताना चाहूंगा, इंडिया ने एयर बबल अग्रीमेंट्स केवल मालदीव के साथ ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के साथ, कनाडा के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, मालदीव के साथ, कतर के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के साथ, यूके और यूएसए के साथ भी साइन करवाया हुआ है। इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ इंडिया ने एयर बबल अग्रीमेंट्स को साइन किया है। ये अफगानिस्तान वाली चीज ऑब्वियसली अब हम इस्तेमाल नहीं करवा पाएंगे बिकॉज ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, इंडिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बट खैर यू शुड नो थियोरेटिकली कि हमने अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उनके साथ इसको साइन करवाया हुआ था। राइट, आई होप द ऑप्शन इज क्लियर। आपका सही जवाब होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली बिकॉज अब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शहतूत डैम। India and Afghanistan has recently signed an agreement to build the Shahtoot Dam in Kabul. The dam would come upon the Maidan River tributary of the Kabul River. This is the second major dam being built by India in Afghanistan after the India-Afghanistan Friendship Dam. आपने सुना होगा इसका नाम है सलमा डैम, और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर टाइम में जब तालिबान की मुठभेड़ चल रही थी विद अफगानिस्तान गवर्नमेंट, उन्होंने सलमा डैम के ऊपर कई बार अटैक करने की, हमला करने की कोशिश भी करी थी। इसको पॉपुलरली कहा जाता है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सलमा डैम अफगानिस्तान के कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है। रही बात शहतूत डैम की, बात कर लेते हैं। तो शहतूत डैम को लेकर हाल ही में अग्रीमेंट साइन किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट 2021 की शुरुआत की ही बात है, महीना मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट वाज अप्रॉक्सीमेटली फरवरी के आसपास की बात है जब ये एग्रीमेंट को साइन किया गया था। और ये वाला जो डैम है, ये वाला जो बांध है, ये काबुल रिवर की जो एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मैदान, उसी के ऊपर आने वाला था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला दूसरा मेजर डैम है इन अफगानिस्तान आफ्टर दी वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी पॉपुलर सलमा डैम। हेंस तीनों के तीनों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया अफगानिस्तान ने साइन किया था। इसका मेन जो मकसद था वो ये था कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं इन दी अफगान कैपिटल, यानी कि हम अफगानिस्तान का जो कैपिटल काबुल है वहीं पर इस पर्टिकुलर डैम के चलते जो पेयजल यानी कि पीने की पानी की सुविधा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, और डैम उसी रिवर पे आने वाला है, मैदान रिवर के ऊपर। और ये वाली चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि जो सलमा डैम है इसकी इनॉग्रेशन भी इसी पर्टिकुलर सरकार के अंडर हुई थी, यानी कि उस टाइम पर भी हमारी जो एनडीए गवर्नमेंट थी इन्हीं के द्वारा इसको इनॉग्रेट करवाया गया था। तो आइडिया थोड़ा होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर साल में हुई थी। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अभी सरकार चल रही है इसी सरकार के अंदर हुई थी, तो आपको थोड़ा याद रहेगा। तो हेंस आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, पहले भी यूपीएससी में इस टाइप का सवाल पूछा जा चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जिसको कि पॉपुलरली क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों पॉपुलरली IMT का हाईवे भी कहा जाता है। ये सुर्खियों में 2-3 कारणों की वजह से रहता है, ठीक है। नॉर्मली क्योंकि इसको लेकर काम चलता रहता है, अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है जो कि जिसकी वजह से ये प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये दोस्तों पिछले साल या फिर इस साल की शुरुआत की बात है, बांग्लादेश ने यहाँ पर रुचि दिखाई थी कि वो भी इस IMT हाईवे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नाउ जैसा कि इसका नाम है इंडिया म्यांमार थाईलैंड, तो ये बेसिकली 3 कंट्रीज को जोड़ता है, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहां पर ये स्टार्ट होता है मणिपुर से, और मणिपुर का जो आपका गांव का नाम है, जो शहर का नाम है, उसका नाम है मोरे, और उसके बाद ये म्यांमार से होते हुए जाएगा थाईलैंड में, और थाईलैंड में जो शहर का नाम है उसका नाम है माइसॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IMTTH is a trans border corridor, बिल्कुल सही बात है, that proposes to connect मोरे in नागालैंड। जी नहीं, नागालैंड में नहीं है ये, मोरे बेसिकली आपका फॉल करता है मणिपुर में। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकते हैं। एंड माइसॉट इन थाईलैंड, ये बात बिल्कुल सही है कि ये माइसॉट इन थाईलैंड है, लेकिन नागालैंड गलत है, इसलिए आपका ये ट्रू की वजह हो जाएगा फॉल्स। It is a part of Act East policy which aimed at opening the land gate to Asian and boost the trade. Obviously बिल्कुल सही बात है कि जो भारत की Act East policy है
हमने पहले लोकीज पॉलिसी को लेकर आए, फिर लोकीज पॉलिसी 2.0 को लेकर आए थे, एंड फाइनली अगेन मोदी गवर्नमेंट के अंडर हम लोग लेकर आए थे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि अब हम केवल ईस्ट की तरफ देख नहीं रहे हैं बल्कि हम काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं। इस AEP के तहत इस पर्टिकुलर हाईवे को लाया गया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर, स्पेशली अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। हेंस आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला गलत है, हेंस आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। बताना चाहूंगा कि ये वाला जो हाईवे है दोस्तों, वैसे तो ये शुरू होता है यहां से, ये देखिए मोरे से शुरू होता है, उसके बाद म्यांमार के थ्रू होते हुए ये आपका म्यांमार में जाएगा, देन इट विल ऑल्सो एंटर द कंट्री ऑफ थाईलैंड, जहां पर ये माइसॉट तक जाएगा। लेकिन इसको जो है आगे और बढ़ावा देने की बातचीत भी करी गई थी। किस तरीके से, ये देखिए, ये अगर आपका जो मोरे वाली बात है, ये मोरे से कंटिन्यू होता होता हमारी भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली तक भी जाएगा, और इधर थाईलैंड से भी ये आगे बैंकॉक तक भी ले जाने की इसको बात चलाई गई है। हेंस ये वाला जो आपका हाईवे है ये काफी लंबा एक्सटेंड होने की बातचीत चलाई जा रही है, बट ये केवल बातचीत है, अभी तक इसको लेकर कोई प्रॉपर न्यूज सामने नहीं आई है। इसके अलावा यहाँ पर हमने मोटा मोटा सब कुछ कवर कर लिया है कि IMT हाईवे एक ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये कई सारी सीमाओं को पार करते हुए जा रहा है, ठीक है, और ये मणिपुर से स्टार्ट होता है, माइसॉट तक जाता है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2021। इंडिया हैज ऑल्सो प्रपोज्ड एक्सटेंडिंग द हाईवे टू कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। तो कहीं ना कहीं फायदा ही है हमें। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो पेनिनसुला है, क्या आप लोग जानते हैं इस पेनिनसुला को क्या कहा जाता है? जो ये वाला, जिसको जो साउथ ईस्ट एशियन वाला पार्ट है, ये वाला, इस पेनिनसुला का क्या नाम है? पेनिनसुला का क्या नाम है आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जैसे हम इसको भारत का, इंडिया का पेनिनसुला बोलते हैं, अ मास ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। सिमिलरली ये वाला जो पेनिनसुला है विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, इसका नाम आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। अनदर वेरी फेमस प्रोजेक्ट एंड अनदर वेरी फेमस विद इन यूपीएससी सर्कल्स, इवन यूपीएससी एग्जामिनर को काफी पसंद है ये वाला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कालादान प्रोजेक्ट। द कालादान प्रोजेक्ट कनेक्ट्स द सितवे पोर्ट इन म्यांमार टू द इंडो म्यांमार बॉर्डर। जो म्यांमार का सितवे पोर्ट है, काफी सुर्खियों में रहा पिछले साल भी, इस साल भी, स्पेशली जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद फिर से सुर्खियों में आया था, क्योंकि काम इसके ऊपर ऑलमोस्ट रुक चुका है। इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार की मिलिट्री जुंता के साथ काम करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। The project will facilitate connectivity between the mainland India and the landlocked northeastern states only through maritime shipping and inland waterways. The project is being administered by the Ministry of Home Affairs. तो आपको यहाँ पे देखना है, the project will facilitate connectivity between the mainland India and landlocked northeastern states through maritime shipping and inland waterways. केवल इसके माध्यम से जो mainland इंडिया है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप उसको जोड़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये इसका ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कालादान प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मैप को, कुछ इस तरीके से प्लान किया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो यहां से आपका शुरू होगा, ये कलकत्ता का पोर्ट है, हल्दिया का पोर्ट है, यहां से आप जाएंगे इस पार्ट में। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये आपका कालादान का एरिया है, जो म्यांमार का आपका प्रोविंस पड़ता है, आई थिंक रखाइन प्रोविंस पड़ता है, वहां पे सितवे पोर्ट आता है। यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, सड़क बनाई जाएगी, ठीक है, सॉरी, सड़क के पहले इनलैंड वाटरवे बनाया जाएगा जो कि नदी के ऊपर आएगा, जिसका नाम कालादान है। नदी के ऊपर इनलैंड वाटरवे आएगा, इनलैंड वाटरवे के बाद आगे जाके सड़क बनाई जाएगी, और इस तरीके से आप इंडिया का जो ये वाला नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है यहां पर एंट्री ले लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि ये मैरीटाइम शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से, ये देखिए, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, मैरीटाइम शिपिंग, और ये आपका पार्ट हो गया इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से पहुंच गया कहां पर? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, राइट, जो कि अदरवाइज लैंडलॉक्ड था। तो बिल्कुल सही बात है। कालादान प्रोजेक्ट कनेक्ट्स द सितवे पोर्ट इन म्यांमार टू द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ये देखिए, ये आपका पोर्ट है सितवे का, इसके साथ कनेक्ट किया इसने किसको? इंडिया म्यांमार बॉर्डर को। हेंस आपका पहले वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, द प्रोजेक्ट इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें गृह मंत्रालय का कोई काम नहीं होगा। इसमें अगर काम होगा भी तो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय का ही काम होगा, होम अफेयर्स का कोई काम नहीं होगा। तो कॉमन सेंस से भी अगर आप जाते तो इसको बता देते कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 1 और 2 आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कालादान प्रोजेक्ट कनेक्ट सितवे टू द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ये एक मल्टी मोडाल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा कि कालादान को अक्सर क्या कहा जाता है? कालादान इज अ मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट। मोडाल का मतलब क्या होता है
कि आपने अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पहले शिपिंग का इस्तेमाल किया, फिर इनलैंड वाटरवेज का, और उसके बाद आपकी रोड आ जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इन 2-3 चीज़ों की वजह से इसको मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आपको इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दी हैं। अगले इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा मैप यहाँ बना हुआ है, काफ़ी फेमस मैप है। ये देखिए, कोलकाता से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर आपका ये वाला पोर्ट है। उसके बाद ये 539 किलोमीटर का लंबा डिस्टेंस सितवे तक जाएगा। सितवे से ऊपर जाएगा ये पलेटवा तक। पलेटवा तक क्या है? कालादान रिवर के ऊपर जेटी जाएगी। जेटी का मतलब ये इनलैंड वाटरवेज का माध्यम होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा हाईवे होगा जो कि म्यांमार के अंदर जाएगा, और ये वाला जो हाईवे होगा ये आपका इंडिया के अंदर जाएगा। एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूं, ये वाला जो छोटा सा पार्ट है, यहां पर काफी दिक्कत आ रही है। इस चीज को अभी तक हम लोग विकसित नहीं करवा पाए हैं, बिकॉज प्रॉब्लम वही है कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री जुंटा आज की डेट में रूल कर रही है। तख्ता पलट होने के बाद यहाँ पे छोटा सा स्ट्रेच है जो कि पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कालादान प्रोजेक्ट अभी भी इट इज हैंगिंग इन द मिडिल। सेकेंड थिंग जो कि मैं आपसे अगेन पूछना चाहता हूं, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। यहां पर एक और पोर्ट है जो कि चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है विद दी कोलैबोरेशन विद म्यांमार। उस पोर्ट का नाम मुझे बताइए। और ये वाला पोर्ट भी चाइना को सीधा सीधा एक्सेस देगा, किसको? बंगाल की खाड़ी को, और इनडायरेक्टली एक्सेस देगा टू द इंडियन ओशन रीजन। तो आपको मुझे बताना है कि उस पोर्ट का नाम क्या है। अगला सवाल आपके सामने पेश करें। दिस इज रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट। इट इज अ बाई नेशनल प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इट इज प्रपोज ऑन रिवर महाकाली। बड़ा सिंपल सा नाम है इसका, पंचेश्वर प्रोजेक्ट, हर किसी को मालूम है। अगर आपको मालूम ये भी हो कि महाकाली कहाँ पे आती है तब भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, महाकाली नदी बेसिकली नेपाल में आती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा ट्रू। हेंस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रू ओनली, विल बिकम योर करेक्ट आंसर। नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दिस, वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इट इज अ बाई नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन होगी ऑब्वियसली, ठीक है। इरिगेशन को फायदा मिलेगा इन इंडिया एंड नेपाल, नॉट भूटान। हेंस आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज प्रपोज्ड ऑन द रिवर महाकाली। इसको इंडिया में शारदा नदी कहा जाता है। आप मुझे बता सकते हैं कि शारदा नदी भारत के कौन से प्रांत में से, कौन से स्टेट में से निकलती है? वेयर द रिवर फॉर्म्स दी इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो इसके अलावा चलने वाले आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। ये देखिए, कमला एंड बागमती मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट एंड सनकोसी स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम, करनाली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। प्लीज बस इनके नाम ध्यान रखिए और कुछ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको लेकर मैंने आई थिंक पहले भी कवरेज करी हुई है इन सम अदर, आई थिंक हमने शायद किसी और सब्जेक्ट में इसको लेकर बात करी हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ये एक काफी ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन है। इसमें 2-3 चीजें आपसे पूछी गई हैं एंड यू हैव टू चूज कि यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है, एक संयुक्त कार्यक्रम है, सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये ICI होना चाहिए, लेकिन IKI इसलिए है बिकॉज ये बेसिकली जर्मन प्रोग्राम है, जहां पर जो आपका नाम है वो अलग है, इसीलिए IKI इसको कहा जाता है, राइट। तो इंटरनेशनल वैसे तो क्लाइमेट इनिशिएटिव है, लेकिन ये क्योंकि जर्मन होने की वजह से यहां पर इसके एब्रिविएशन में आपको K दिखेगा। of the German Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. The NDCTIA program has a duration of 4 years. It aims to promote a comprehensive approach to decarbonize transport in India, Vietnam and China. Very very important, आपको कंट्रीज के नाम भी मालूम होने चाहिए तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। Environment Pollution Prevention and Control Authority, popularly called as EPCA, ठीक है। इसको लेके सवाल यूपीएससी ने 1-2 साल पहले ही पूछा था रिगार्डिंग EPCA की ये क्या चीज है। इट इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इन इंडिया। तो यहां पर दोस्तों पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जवाब मैं आपको दे देता हूं कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि EPCA इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी इंडिया में नहीं है। इसमें इंप्लीमेंटिंग बॉडी बेसिकली नीति आयोग को बनाया गया है, जो कि इसको लागू करने वाला निकाय है। इसमें ध्यान रखना, कंट्रीज के नाम फिर से बता रहा हूं, इंडिया, वियतनाम एंड चाइना। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये शुरू किया गया था जर्मन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत इंडिया का एक कंपोनेंट बनाया गया है, इंडिया का एक घटक बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है ये वाला, दैट इज NDCTIA। तो NDC वैसे आपका प्रोग्राम है, लेकिन TIA आगे पर्टिकुलरली एशिया स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें ये वाली 3 कंट्रीज को इंक्लूड करवाया गया है, इंडिया, वियतनाम एंड चाइना। इतनी बात क्लियर है। इसका जो कार्यकाल रहने वाला है ये 4 साल तक
रहने वाला है। इसका फायदा क्या है, बेसिकली जो भी कंट्री इसका हिस्सा बन रही है, इसका फायदा बेसिकली ये है कि आप आगे जाके जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में से किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को कम करते हैं। इट विल अलाउ इंडिया एंड अदर पार्टनर कंट्रीज टू अचीव द अकाउंटेबल लॉन्ग टर्म टारगेट्स बाय मेकिंग अ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आप अपने एनडीसीज को अचीव कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर से CO2 के एम्बिशन जो आपके उत्सर्जन है उनको काबू में ला पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि EPCA ये काम नहीं कर रही है, ये वाला काम बेसिकली नीति आयोग के द्वारा भारत में किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट सवाल, सिंगल लाइनर यहां से भी आ सकता है, सवाल सिंगल लाइनर यहां से भी आ सकता है। हमने इस क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा का पूरा जो है चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 यूपीएससी का सवाल है दोस्तों, सिमिलर लाइंस पे पूछा गया था 2015 का, आप जाके चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। विद रेफरेंस टू मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट्स। ये तो इनफैक्ट काफी मुश्किल रहता है याद करना। तो बांग्लादेश हुआ, कंबोडिया हुआ, चाइना हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है ये जनरली याद करना। एक तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन है, आपको बता दूं कि जिस तरीके से गंगा भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, एटलीस्ट उत्तर भारत की, तो सिमिलरली जो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया का पूरा बोल रहा हूं, किसी एक कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है उसमें मेकॉन्ग उनकी लाइफलाइन की तरह काम करती है। इसमें आप कैसे याद करेंगे ये देखिए, थाईलैंड हुआ, म्यांमार हुआ, कंबोडिया हुआ, लाओस हुआ, वियतनाम हुआ। तो वापस जाइए, ये वाले डायग्राम को देखिए बड़े ध्यान से। यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर आप देख नहीं पाएंगे, ये नीचे आने वाली सारी कंट्रीज म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और यहां पे नीचे कंबोडिया और वियतनाम, तो यहां पे 5 कंट्रीज आती हैं, पांचों की पांचों इन्वॉल्व करी गई हैं। ध्यान क्या रखने वाली बात है, चाइना इसका हिस्सा नहीं है, ना ही बांग्लादेश इसका हिस्सा है, ना ही चाइना इसका हिस्सा है। तो आपसे पूछा क्या गया है, नॉट अ पार्टिसिपेंट। तो एक तो आपका हो गया जवाब ये वाला कि बांग्लादेश इसका हिस्सा नहीं है, एक हो गया आपका जवाब चाइना कि 1 और 3 ओनली इसका हिस्सा नहीं है, बाकी लोग इसका हिस्सा माने जाते हैं। तो ये चीज केवल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। अब खुद सोचिए कि चाइना किस में आता है, चाइना आता है सर ईस्ट एशिया में, बांग्लादेश किस में आता है, बांग्लादेश आता है सर साउथ एशिया में। तो साउथ और ईस्ट वाली कंट्रीज नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वही चीज जो मैं अभी बताकर आया हूं कि वो पेनिनसुला का नाम क्या है, जो आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि वही पेनिनसुला वाली जो कंट्रीज हैं, और साथ में इंडिया, क्योंकि गंगा आ गई तो इंडिया तो आएगा ही आएगा। ये आपकी 6 कंट्रीज हैं जो कि यहां पर आपको ध्यान रखनी है। काफी साल पहले इसको बनाया गया था, नवंबर 2000 में वियंतनी में इसको बनाया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट MGC मिनिस्ट्रियल मीटिंग। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये वाले हमने आपके सामने दिखाए हुए हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड देन वी हैव नंबर 6 ओवर हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बॉर्डर हाट को लेकर, ये भी सवाल काफी अच्छा है। इट इज अ बॉर्डर ट्रेड मार्केट बिटवीन द 2 कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, हर किसी को मालूम है कि बॉर्डर के ऊपर जो आपकी व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्केट बनाए गए हैं, बाजार बनाए गए हैं, उस चीज को कहा जाता है बॉर्डर हाट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि किस किस देश के साथ भारत ने इसको अभी जो है स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर 3 पहले देखिए, देयर आर नो बॉर्डर हार्ट्स इन ऑपरेशन अलोंग दी भूटान एंड दी म्यांमार बॉर्डर्स। जबकि भूटान के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं और म्यांमार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ तो हमारे संबंध अच्छे ही थे, बट प्रॉब्लम इज कि हमने यहां पर अभी तक किसी प्रकार की बॉर्डर हार्ट्स को स्थापित नहीं किया गया है। दिस माइट चेंज, आज की डेट में जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन बनाया है कि ये आगे जाके बदल सकता है, लेकिन अभी आपको बता दूं अभी तक भूटान और म्यांमार बॉर्डर के पास में हमने बॉर्डर हार्ट्स को विकसित नहीं किया है। करंटली इंडिया हैज ऑपरेटेड द बॉर्डर हार्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ओनली। तो जी नहीं, ये गलत है। आज की डेट में हमने इनको लागू किया है केवल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 ओनली, राइट गाइस। तो इट इज अ बॉर्डर ट्रेड मार्केट, इंडिया ने ऑपरेट किया है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। एंड हार्ट का जो मेन काम है वो बेसिकली ये है कि जो सीमा के दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी बीच की सीमा है, तो सीमा के दोनों तरफ के जो लोग हैं उनके आपस में जो संबंध है वो बेहतर हो सके, ठीक है। हार्ट्स focus is importance of restoration of economic and the commercial ties between the people living on either side of the borders, इसका आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने बांग्लादेश के साथ कुल मिला के 4 बॉर्डर हार्ट्स को ऑपरेशनलाइज करवा दिया है। इनफैक्ट हाल ही में जो कोविड-19 के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा रहा था, वहां पर जाकर भी उन्होंने बॉर्डर हार्ट्स की काफी बातचीत करी थी। मेघालय बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर आपकी ये वाली बॉर्डर हार्ट आती है, नाम याद रखने उतने इंपॉर्टेंट शायद नहीं है। उसके बाद त्रिपुरा बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी हमने 2 ये वाले बना रखे हैं, श्रीनगर रामगढ़ बॉर्डर इन त्रिपुरा एंड देन सेपाजिला एंड ब्रह्मनाबारिया इन अगेन आपका त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए बात।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। उइगुर मुस्लिम्स पिछले एक साल से मुझे लगता है कि अगर कोई एथनिक माइनॉरिटी सुर्खियों में रही है तो वो सबसे ज्यादा उइगुर मुस्लिम्स के बारे में बातचीत करी गई है। उइगुर इज अ प्रिडोमिनेंटली टर्किक स्पीकिंग एथनिक ग्रुप। इसको लेके कई सारी चीजें सामने आई हैं। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, यूके ने सैंक्शंस लगाए, कनाडा ने सैंक्शंस लगाए, जापान ने बात करी, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि जिस तरीके से उइगुर मुस्लिम्स को चाइना ट्रीट करती है हम उसका संबंध नहीं रखना चाहते हैं। इंडिया ने अभी तक कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन हाँ कई सारे कंट्रीज यहाँ पर चाइना को लेकर यहाँ पे सैंक्शंस को लगाने की बातचीत कर चुके हैं। उइगुर इज अ प्रिडोमिनेंटली टर्किक स्पीकिंग एथनिक ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। इनका जो बैकग्राउंड है ये बेसिकली टर्किक ही होता है। और आपको बता दूं इनका जो एसोसिएशन है ये अपने आप को सेंट्रल एशियन ट्राइब मानते हैं, ठीक है। तो ये वैसे टर्किक स्पीकिंग है लेकिन ये अपने आप को सेंट्रल एशियन की ट्राइब मानते हैं। प्रॉब्लम यही है कि चाइना रिकॉग्नाइजेस द कम्युनिटी ओनली एज अ रीजनल माइनॉरिटी एंड रिजेक्ट्स दैट दे आर एन इंडिजिनस ग्रुप। अगर ये इंडिजिनस ग्रुप इनको यहाँ पे मान्यता दे देते हैं तो उस केस में चाइना को काफी सारे फायदे इनको देने पड़ेंगे, लेकिन एज अ रीजनल माइनॉरिटी चाइना यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से अपनी जिम्मेवारी से हाथ धोता है। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बोथ 1 and 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंटली कई सारी न्यूज आती रहती हैं, ये इतना रेलिवेंट नहीं है, इस न्यूज को चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। नाउ Uyghurs are a predominantly Muslim minority Turkic ethnic group, ठीक है, जिनका origin can be traced to Central and East Asia। और इनकी Uyghur speak their own language which is very very similar to Turkish, ठीक है ना। तो सेम लैंग्वेज नहीं है बट वेरी सिमिलर है। Uyghurs are considered to be one of the 55 officially recognized ethnic minority communities in China. China only recognizes them as a regional minority and rejects that they are an indigenous group, ठीक है, क्योंकि इंडिजिनस ग्रुप अगर मानेंगे तो फिर कई सारे रिजर्वेशंस वगैरह देनी पड़ेंगे जैसे भारत में हमने दिया हुआ है। समझ आ गई बात। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये। साउथ चाइना सी की बात करी गई है। आपको नीचे दिए गए जो आइलैंड्स हैं इनको क्या करना है, आपको बताना है कि साउथ से नॉर्थ कौन सा आता है। स्पार्टली आइलैंड्स कई बार सुर्खियों में, स्कारबोरो शोल यूपीएससी क्वेश्चन आ चुका है, परासल आइलैंड्स कई बार सुर्खियों में आ चुका है। तो सीधा आपको मैप दिखा देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए कि स्पार्टलीज आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्कारबोरो आता है, उसके ऊपर आपका आता है परासल। तो वेरी वेरी सिंपली स्पार्टली सबसे नीचे आएगा यानी कि 1, उसके बाद आपका स्कारबोरो आएगा, देन वी हैव द परासल आइलैंड्स। तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 3। ये क्वेश्चन मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल कैसे है कि यहाँ पर आपको चीजें मालूम थी। मुश्किल कभी कभार इसलिए बन जाता है कि क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती ये कर लेते हैं कि जल्दबाजी में ये नहीं देखते कि साउथ टू नॉर्थ पूछा गया है या फिर नॉर्थ टू साउथ पूछा गया है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये गलती ना करें। अगर आपसे पूछा गया है कि साउथ टू नॉर्थ, अकॉर्डिंगली उसको वैसे ही करें। अगर आपको जानकारी है पहले आप अपना मैप में खुद उसको बना लीजिए कि ये मेरे हिसाब से इस तरीके से है, यहाँ पे स्पार्टली है, यहाँ पे स्कारबोरो है, यहाँ पे परासल है, उसके बाद ही आप उसको मैच करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन 3 to 1 की भी दी हुई है, तो अगर आता हुआ सवाल गलत होता है मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा दुख आपको कभी और होगा। तो प्लीज ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाता है। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि परासल आइलैंड्स के ऊपर दावा कौन कौन करता है, स्पार्टली आइलैंड्स के ऊपर दावा कौन कौन करता है और स्कारबोरो शोल के ऊपर दावा कौन कौन करता है। बट आई डोंट थिंक सो कि इतना डेप्थ में जाके सवाल आपसे यूपीएससी पूछेगी, राइट। सो ये थे दोस्तों आपके सवाल जो कि हमने आपसे डिस्कस करने थे। इसके बाद हम आपसे कुछ और सवाल पेश करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी के अगर आप लोग यूपीएससी के स्कॉलरशिप को पाना चाहते हैं तो कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेफरल कोड दैट इज ANI UPSC। और इसके अलावा हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप लोग आके एनरोल कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।